हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी, बीएड फोर्थ सेमेस्टर में जो पेपर फर्स्ट है आपका, भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियां। ठीक है, इसका ये जो क्वेश्चन बैंक आप सामने देख पा रहे हैं, ये पवन का क्वेश्चन बैंक है और आज की क्लास में हम इस पूरे क्वेश्चन बैंक में जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस दिए हैं, सारे ही क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं विद करेक्ट आंसर। एंड डियर फ्रेंड, 100% आपको कह सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है, डेफिनेटली पूरा पेपर आपको यहीं से मिलने वाला है। और इस पूरे क्वेश्चन पेपर में 400 एमसीक्यूज हैं। कितने हैं? 400 एमसीक्यूज हैं। तो आपके 400 क्वेश्चंस आज तैयार होने वाले हैं, उसी में से आपको एग्जाम में 75 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि इसकी जो प्रिंटिंग है बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए फोटो तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्लिक किया और उसके बावजूद भी थोड़ा सा ये भद्दा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं क्वेश्चन को ठीक तरीके से, क्लियर तरीके से उसको हम बोलेंगे, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये समस्या हमको थोड़ी सी फेस करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी यानी कि बहुत क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, इस पूरे मॉडल पेपर में हम देख लेते हैं 50 पेजेस हैं, 50 पेज में पूरे 400 क्वेश्चंस हैं और 400 क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपके 75 क्वेश्चंस तो तैयार हो ही जाएंगे जो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग पवन का कर लेंगे, फिर आपकी गोल्ड सीरीज आई है उसका भी कर लेंगे, एंड जो आपका इजी नोट्स आया है उसका भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आपका आध्यात्मिक उन्नति थी, यानी कि व्यक्ति अध्यात्म की तरफ बढ़े, उसका आध्यात्मिक विकास हो, वो ईश्वर के साथ कनेक्ट कर पाए, यही वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि 400 क्वेश्चन का कलेक्शन है। देखिएगा, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो वैदिक काल हो या बौद्ध काल हो, शिक्षा का मुख्य केंद्र आपको तक्षशिला ही जो है आपका है। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम आपकी संस्कृत भाषा थी। क्या वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम आपकी संस्कृत? ऑप्शन बी दिया है, लेकिन ए आपका राइट है। ठीक है, कई जगह ऑप्शन इसका बी भी दिया है और एक बुक है इसकी, किस प्रकाशन की है वो, शायद उसमें भी इसका आंसर बी दिया है, लेकिन साहित्य प्रकाशन की है, लेकिन ऑप्शन जो ए है वो ज्यादा बेस्ट है आपका। वैदिक काल में गुरुकुलों में क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश किस आयु में होता था? 10 वर्ष की आयु में होता था। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। ठीक है, बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? वही आपका तक्षशिला। बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? बौद्ध काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो आपकी पाली भाषा में दी जाती थी, यानी कि शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय आपका तक्षशिला था। कौन सा था? तक्षशिला था। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी? ये आपकी मदरसों में होती थी। जो मदरसे थे ये आपकी उच्च शिक्षा के केंद्र थे, एंड जो मकतब थे ये आपके प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। ठीक है, कह सकते हैं छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते थे मकतब में, बड़े बच्चे मदरसे में पढ़ते थे। और जो मदरसे हुआ करते थे आजकल के डिग्री कॉलेज के समान हुआ करते थे। ठीक है, जिनमें मोस्टली व्याख्यान विधि का यूज होता था। दिल्ली में मदरसा मुअज्जी की स्थापना किसने कराई थी? मदरसा मुअज्जी की स्थापना इल्तुतमिश ऐबक ने करवाई थी। दिल्ली में मदरसा ए मुअज्जी की स्थापना इल्तुतमिश ऐबक ने करवाई थी। शाहजहां ने किस मुस्लिम शिक्षा केंद्रों को सिराजे हिंद कहा था? जौनपुर के जो शिक्षा केंद्र थे, मुस्लिम शिक्षा केंद्र, उनको शाहजहां ने सिराजे हिंद कहा था। भारत में सबसे पहले कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी? पुर्तगाली ईसाई मिशनरी सबसे पहले भारत में आई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? 1613 में हुआ। कब हुआ? 1613 में हुआ। ऑप्शन ए आपका राइट है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि जो वेद है वो शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के विद धातु से बना हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले तो आपका ये संस्कृत के विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, जानने का मतलब है ज्ञान प्राप्त करना। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे प्राचीन वेद अगर पूछ ले तो आपका जो ऋग्वेद है डियर फ्रेंड, ये सबसे प्राचीन वेद है। कितना? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। चलिए, वेद में गद्य रूप मंत्रों को क्या कहते हैं? वेद में गद्य रूप में जो मंत्र होते हैं उनको यजु कहते हैं। वेद के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये आपके 4 वेद होते हैं। द्विज का क्या अर्थ होता है? द्विज का अर्थ होता है
यानी कि दो बार बाहर जाना। एक सेकंड प्लीज। द्विज का आपका प्रॉपर अर्थ होता है दो बार जन्म लेने वाला। क्या होता है? द्विज का अर्थ होता है दो बार जन्म लेने वाला, यानी कि दूसरा जन्म होना। ठीक है, इसमें आपका जो है कि ये जो द्विज है हमारा, ये हमारा द्वि प्लस जा से बना हुआ है। ओके, द्वि प्लस जा, अर्थात द्वि का मतलब हो गया दो और जा का मतलब हो गया जायते, यानी कि जो संसार में जन्म लेने के पश्चात अपने संस्कार और विद्या के अनुसार जिस वर्ण को प्राप्त करता है वही द्विज कहलाता है। ठीक है, बात करें हुए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण बालक किस ऋतु में उपनयन संस्कार कराते थे? ब्राह्मण बालक आपके बसंत ऋतु में उपनयन संस्कार कराते थे। गुरुकुल में शिक्षा के लिए रहने वाले बालकों को क्या कहा जाता था? गुरुकुलों में शिक्षा के लिए रहने वाले बालकों को ब्रह्मचारी कहा जाता था, कुलवासी कहा जाता था, अंतेवासी भी कहा जाता था। ये सारे ही नाम उनको दिए जाते थे। ऑप्शन डी इज द राइट वन। गुरुकुल में रहने वाले ब्राह्मण छात्रों की वेशभूषा कैसी थी? काले नर हिरण की खाल पहनते थे। क्या? काले नर हिरण की खाल पहनते थे। ऑप्शन यहाँ पे जो ए है वो आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह विचार किसका है? विचार क्या है? किसी का सोना देने से शिक्षा देना अधिक उपयोगी है, यानी कि किसी को सोना देने से शिक्षा देना अधिक उपयोगी है क्योंकि इससे ज्ञान की उन्नति होती है, ऐसा मोहम्मद साहब कहते हैं। वैदिक कालीन ज्ञान प्राप्त करने की दो मुख्य विधियां कौन सी हैं? तप और श्रुति। वैदिक कालीन ज्ञान प्राप्त करने की दो मुख्य विधियां आपकी तप और श्रुति मानी गई हैं। वैदिक काल में शिक्षा की समाप्ति किस संस्कार से होती थी? समावर्तन संस्कार तब होता था जब बालक अपनी विद्या पूरी करके घर वापस लौट रहा होता था, तब उसको कहते थे समावर्तन संस्कार तब होता था जब बालक अपनी शिक्षा पूरी करके घर वापस लौट रहा होता था। स्टेटमेंट है कि हमारे युवा भारतीयों को उस विरासत को पहचानने दो जो उनकी अपनी है। ईश्वर करे कि युवा पीढ़ी भारत की वास्तविक आत्मा को पहचानने और अपने सभी कार्यों में उसका अनुसरण करे। ये बात डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर कहते हैं। कौन कहते हैं? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर कहते हैं। प्रव्रज्या का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रव्रज्या का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना। क्या? प्रव्रज्या का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना। तो प्रव्रज्या का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बाहर जाना। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन और भी हो सकता था, जैसे प्रव्रज्या का अर्थ शब्द होता है कि चल करके कहीं दूर जाना, यानी कि घर बार छोड़ करके दूर के किसी एकांत स्थान में जाकर के रहना ही प्रव्रज्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन भी बदल देगा तो आप भ्रमित नहीं होंगे। प्रव्रज्या संस्कार सामान्यतः कितने वर्ष के बालक का होता था? प्रव्रज्या संस्कार जो है लगभग आप बालक जब 8 वर्ष का होता था तब उसका प्रव्रज्या संस्कार होता था। प्रव्रज्या संस्कार के बाद बालक क्या कहलाता था? बालक सामनेर कहलाता था। प्रव्रज्या संस्कार के बाद बालक सामनेर कहलाता था। ओके, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, आदंतपुरी, नदिया, मिथिला और जगदल्ला ये किस काल की प्रमुख शिक्षा संस्थाएं थी? ये बौद्ध काल की जो है शिक्षा संस्थाएं थी। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? निर्वाण की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है बौद्धकालीन शिक्षा के कितने स्तर थे? तो बौद्धकालीन शिक्षा के आपके 2 स्तर थे। कितने? बौद्धकालीन शिक्षा के 2 स्तर थे। कौन कौन से? आगे समझते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा के 2 स्तर कौन कौन से थे? आपके प्रारंभिक और उच्च। प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा स्तर था आपका उच्च शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम प्राकृत यानी कि पाली भाषा थी। बौद्ध शिक्षा की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? इसमें आपका उपसंपदा संस्कार होता था। बौद्ध शिक्षा की जो समाप्ति होती थी उसमें आपका उपसंपदा संस्कार होता था। वैदिक काल में जब शिक्षा की समाप्ति होती थी तब समावर्तन संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत होता था? ये आपका जब बालक 12 वर्ष की शिक्षा ग्रहण कर लेता था उसके बाद आपका उपसंपदा संस्कार होता था। मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ किस रस्म से होता था? मुस्लिम शिक्षा का जो प्रारंभ है वो आपका बिस्मिल्लाह नामक रस्म अदा कराई जाती थी, तब जो है उस शिक्षा का आरंभ होता था। क्या? बिस्मिल्लाह नामक रस्म। और ये रस्म तब होती थी जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था, तब ये रस्म अदा कराई जाती थी। मुगल काल में प्राथमिक स्तर की शिक्षा किसमें दी जाती थी? तो ये आपकी मकतब में दी जाती थी, मदरसे में उच्च शिक्षा दी जाती थी। मुस्लिम काल में साहित्य के छात्रों को
कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी? मुस्लिम काल में जो साहित्य के छात्र होते थे उनको कामिल कहा जाता था। धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को कौन सी उपाधि दी जाती थी? धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को आलिम कहा जाता था। क्या? आलिम कहा जाता था। मुस्लिम शिक्षा में तर्क व दर्शन के छात्रों को किस उपाधि से अलंकृत किया जाता था? मुस्लिम शिक्षा में तर्क और दर्शन के जो छात्र होते थे उनको काजिल कहा जाता था। मुस्लिम काल में कवि तुलसीदास जी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? वो आपकी उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। किसकी? रामचरितमानस की। क्वेश्चन कहता है मुस्लिम काल की सबसे बड़ी देन किस क्षेत्र में मानी जाती है? उर्दू भाषा के क्षेत्र में। वास्को डी गामा ने किस सन में भारत की खोज की? 1498 में। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस सन में हुई थी? 1791 में। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना सन 1791 ईस्वी में हुई थी और वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 में की थी। और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। मैकाले का पूरा नाम क्या था? टीवी मैकाले। क्या था? टीवी मैकाले। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के समान महत्व रखता है। यह कथन किसका है? मैकाले का। किसका? मैकाले का। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रस्तुत शिक्षा प्रसार की संकल्पना को भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो उसको अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत कहा जाता है। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का मतलब ये था कि उसमें यह कहा गया था कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षित कर दो, निम्न वर्ग के लोग जो हैं वो अपने आप शिक्षित हो जाएंगे, यानी कि शिक्षा छन छन करके नीचे आएगी। निस्यंदन या छनाई का मतलब होता है किसी द्रव का छन छन करके नीचे की ओर आना ही निस्यंदन या छिनाई कहलाता है। वुड घोषणा पत्र कब लागू हुआ था? वुड घोषणा पत्र आपका 1854 में लागू हुआ था। कब? 1854 में लागू हुआ था। हम भारत में ऐसी शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन और साहित्य अर्थात यूरोपीय ज्ञान का प्रसार है। यह स्टेटमेंट आपका वुड का है। किसका? यह बात किसने कही थी? वुड ने कही थी। वैदिक कालीन शिक्षा जो है वो आपकी वेदों से संबंधित थी। वैदिक कालीन शिक्षा वेदों से संबंधित थी। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है। प्राथमिक शिक्षा बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा आप शैशवावस्था से कह सकते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? वैदिक कालीन शिक्षा जो है आपकी वो आदर्शवाद पर आधारित थी। मदरसा का संबंध किससे था? उच्च शिक्षा से। ठीक है, यहाँ पे अगर मकतब लिखा होता तो प्राथमिक शिक्षा हो जाता। वैदिक शिक्षा का प्रमुख जो संस्कार होता था वह आपका उपनयन संस्कार होता था। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कहता है प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो प्राचीन काल में उच्च शिक्षा जो थी वो आपकी राष्ट्रकूलों में प्रदान की जाती थी। ठीक है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा थी। मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा थी। भारतीय शिक्षा के इतिहास के कालों का सही क्रम क्या है? भारतीय शिक्षा का जो इतिहास है उसमें सबसे पहले आपका वैदिक काल आता है, फिर बौद्ध काल आता है, फिर मुस्लिम काल आता है, फिर ब्रिटिश काल और फिर स्वतंत्रोत्तर काल आता है। ठीक है, यही इसका सीक्वेंस है। प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय किससे माना जाता है? प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय आपका वेदों से माना जाता है। चारों वेदों का सही क्रम क्या है? सही क्रम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये आपका जो है सही सीक्वेंस है, इसका क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऐसा कोई भी देश नहीं जहां ज्ञान के प्रति अतीत काल से इतना प्रेम हो या जहां ज्ञान का इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव हो। वैदिक काल में सादा कवियों से लेकर के आजकल के बंगाली दार्शनिक तक शिक्षकों और विद्वानों का एक अटूट क्रम भारत में मिलता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा के संबंध में यह किसका कथन है? ये थॉमस का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? थॉमस ऐसा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन फिर कहता है वैदिक युग से लेकर अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा का अभिप्राय यही है कि यह प्रकाश का एक स्रोत है और ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करती है। यह कथन आपका डॉक्टर अल्तेकर का है। किसका कथन है? डॉक्टर अल्तेकर का कथन है।
किस वेद को आदिवेद माना जाता है? ऋग्वेद को आदिवेद माना जाता है और यही आपका सबसे प्राचीन वेद भी है, ऋग्वेद। ठीक है। वैदिक शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य था छात्रों में नैतिक चारित्रिक विकास करना। ठीक है, छात्रों में नैतिक चरित्र का विकास करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य क्या था? वैदिक शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य था मोक्ष प्राप्त करना। क्या? मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति। वैदिक, देखिए क्वेश्चन कहता है वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार के द्वारा होता था? वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसका प्रारंभ आपका उपनयन संस्कार के द्वारा होता था। किन वर्णों के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक था? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों के लिए जो उपनयन संस्कार था वह आवश्यक था। तीनों के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक था। उपनयन संस्कार की आयु क्या थी? उपनयन संस्कार की आयु सभी वर्णों के लिए अलग अलग हुआ करती थी। उपनयन संस्कार की आयु सभी वर्णों के लिए अलग अलग हुआ करती थी। ब्राह्मण बालकों के लिए उपनयन संस्कार की न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या थी? तो इसकी न्यूनतम आयु 8 वर्ष हुआ करती थी और अधिकतम आयु आपकी 16 वर्ष थी। क्षत्रिय बालकों के लिए उपनयन संस्कार की न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी थी? तो क्षत्रिय बालकों के लिए उपनयन संस्कार करने की जो कम से कम आयु होती थी वो 11 वर्ष, अधिक से अधिक आयु जो थी वो 22 वर्ष रखी गई थी। वैश्य बालकों के लिए उपनयन संस्कार की न्यूनतम आयु जो थी वो 12 वर्ष थी, अधिकतम आयु 24 वर्ष थी। किस वर्ण के बालकों का उपनयन संस्कार नहीं होता था? शूद्र वर्ण के बालकों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। उपनयन का अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना, गुरु के समीप ले जाना, गुरु के पास बैठना। वैदिक शिक्षा के संबंध में यह किसका कथन है कि ब्राह्मण शिक्षकों ने जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया वह न केवल साम्राज्यों के पतन और समाज के परिवर्तनों से अप्रभावित रही, वरन उसने हजारों वर्षों तक उच्च शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा। ये स्टेटमेंट डॉक्टर FEKE का है। क्या? डॉक्टर FEKE का स्टेटमेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 कहता है गुरुकुल में रहने वाले सभी बालकों की क्या समान वेशभूषा थी? तो गुरुकुल में रहने वाले सभी बालकों की लगभग समान वेशभूषा नहीं होती थी। ठीक है, चलिए वैदिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? वैदिक शिक्षा जो है आपकी वो गुरुकुल और आश्रमों में प्रदान की जाती थी। वैदिक शिक्षा गुरुकुल और आश्रम में प्रदान की जाती थी। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा की उपेक्षा पर यह कथन किसका है? ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू शिक्षा योजना का निर्माण केवल भारत के पुत्रों के लिए किया गया था। इस योजना में भारत की पुत्रियों के लिए कोई स्थान नहीं दिया जान पड़ता था। ऐसा लगता है कि इसमें जो है इस योजना में भारत की पुत्रियों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये बात कहने वाले आपके डॉक्टर PN प्रभु हैं। कौन? PN प्रभु हैं। फिर अगला स्टेटमेंट है परा और अपरा विद्या से क्या तात्पर्य है? देखिए परा विद्या में आध्यात्मिक विषय की बात हुई है और अपरा विद्या में लौकिक विषय में बात हुई है। परा विद्या में कहा गया है यानी कि उसमें अध्यात्म से कनेक्ट करने की बात हुई है, ईश्वर से कनेक्ट करने की बात हुई है, इसमें भौतिक जगत की बात हुई है। अपरा विद्या में वैदिक और बुद्धि शिक्षा में आधारभूत क्या असमानता थी? वैदिक शिक्षा सभी वर्णों के लिए सुलभ नहीं थी और बौद्ध शिक्षा सभी वर्णों के लिए सुलभ थी। यही इसमें एक असमानता है, यही इसमें एक अंतर है। महात्मा बुद्ध ने सभी दुखों का मूल कारण किसे माना है? अज्ञान को। महात्मा बुद्ध ने सभी दुखों का मूल कारण अज्ञान को माना है। बौद्धकालीन शिक्षा का लक्ष्य था मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? प्राकृत, पाली दोनों ही माना जाता है कि प्राकृत भाषा थी या पाली भाषा थी, यानी कि प्राकृत और पाली दोनों थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज प्रव्रज्या संस्कार में बालक सर्वप्रथम क्या उच्चारित करता था? प्रव्रज्या संस्कार में बालक सर्वप्रथम जो है बद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि को उच्चारित करता था। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। सारी बातें यहाँ पे आपकी सही हैं, तीनों स्टेटमेंट आपके राइट हैं। प्रव्रज्या संस्कार के बाद बालक क्या कहलाता था? प्रव्रज्या संस्कार के बाद बालक सामनेर कहलाता था। बौद्ध काल में अध्यापन का कार्य कौन करता था? बौद्ध भिक्षु करता था। 12 वर्ष के अध्ययन करने के बाद बौद्ध काल में कौन सा अलंकार होता था? उपसंपदा अलंकार होता था। कौन सा अलंकार? उपसंपदा अलंकार होता था। बौद्ध शिक्षा का कौन प्रमुख केंद्र नहीं था?
कुरुक्षेत्र नहीं था। बाकी आपका चाहे वो तक्षशिला हो, वल्लभी हो, नालंदा हो, ये सभी बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला कहाँ स्थित था? ये आपका वर्तमान में पाकिस्तान में, जो प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान है, ये उसमें स्थित था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा कहाँ स्थित था? ये बिहार में पटना के निकट स्थित था। नालंदा का प्रथम संस्थापक किसे माना जाता है? अशोक को। नालंदा का प्रथम संस्थापक अशोक को माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान कौन था? शीलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय का जो मुखिया था वो शीलभद्र था। संसार का प्रथम विश्वविद्यालय किसे माना जाता है? तक्षशिला को। संसार का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला को माना जाता है। बौद्ध शिक्षा के मूल्यांकन पर यह किस विद्वान का कथन है कि उचित रूप में विचार किए जाने पर बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू या ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप है, ऐसा आर.के. मुखर्जी कहते हैं। कौन? ऐसा आर.के. मुखर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बौद्ध युगीन शिक्षा के योगदान के संबंध में यह किस विद्वान का कथन है? कथन है कि ब्राह्मणी विद्यालयों के मात्र अधिकार को समाप्त करने और सब जातियों के मनुष्यों को शिक्षा का अवसर सुलभ कराने में बौद्ध धर्म ने भारत के लोगों में जन सामान्य की शिक्षा की इच्छा का विस्तार किया और उस मांग को प्रोत्साहित किया जिसके कारण सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालय का विकास हुआ, ऐसा डॉक्टर F.E.K.E. कहते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? स्टेटमेंट है कि बौद्ध प्रणाली में शिक्षा विहार या मठों में दी जाती थी, जिसमें सामूहिक जीवन, मातृत्व भावना और जनतंत्र के लिए अवसर प्रदान होता था, ऐसा आर.के. मुखर्जी कहते हैं। कौन? आर.के. मुखर्जी का स्टेटमेंट है। बौद्ध धर्म ने जीवन का ऐसा आदर्श उपस्थित किया जिसमें इस क्षण भंगुर संसार के लिए घृणा थी और इस धर्म ने शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को दूसरे संसार के लिए तैयार किया। यह उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर F.E.K.E. का ही स्टेटमेंट है ये भी। मध्यकालीन या मुस्लिम शिक्षा का जो माध्यम क्या था? उसका माध्यम अरबी और फारसी भाषा था। कौन सा? अरबी और फारसी भाषा था। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य था ज्ञान का प्रसार करना, जिससे इस्लाम धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो, उन्नति हो। कहने का मतलब है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इस्लामी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, यही मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य था। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा का जो केंद्र था वो आपके मदरसे हुआ करते थे। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुंच गए हैं। 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, मकतब में दी जाती थी। बिस्मिल्लाह रस्म कितने वर्ष की आयु में दी जाती थी? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। सर्वप्रथम भारत में किस शासक ने मस्जिदें और मदरसे बनवाए थे? मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में जो है मस्जिदें और मदरसे बनवाए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुस्लिम काल में कौन सी परीक्षा प्रणाली प्रचलित थी? तो मुस्लिम काल में आपकी कोई भी परीक्षा प्रणाली प्रचलित नहीं थी, ऐसा दिया गया है। एंड मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का सर्वोत्तम गुण क्या था? इसका सर्वोत्तम गुण था धार्मिक और सांसारिक शिक्षा का सुंदर समन्वय जो है दिया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र जौनपुर को किस मुगल शासक ने सिराजे हिंद कहा था? तो शाहजहां ने कहा था। सिराजे हिंद किसने कहा था? शाहजहां ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कामिल, फाजिल, आलिम क्रमशः किसकी उपाधियां थी? ये आपकी साहित्य, तर्क और दर्शन, धार्मिक शिक्षा की उपाधियां हुआ करती थी। मुस्लिम शिक्षा के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? स्टेटमेंट है कि मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसका भारत में प्रतिरोपण किया गया और जो ब्राह्मण शिक्षा से अति अल्प यानी कि बहुत कम संबंध रख करके अपनी भूमि में विकसित हुई, ऐसा डॉक्टर F.E.K.E. कहते हैं। सारे स्टेटमेंट उन्हीं के डाल दिए। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम शिक्षा के विशेष उद्देश्य के संबंध में यह कथन किसका है? राज्य द्वारा शिक्षकों को हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाता था। काजी, वजीर आदि के पद पर उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जो शिक्षित होते थे। इस प्रकार भावी जीवन के लिए तैयार करना मुस्लिम शिक्षा का विशेष उद्देश्य था, ऐसा S.M. जफर कहते हैं। कौन? S.M. जफर कहते हैं। पूरे पैराग्राफ लिखे हैं। मुस्लिम शिक्षा के दोषों के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? स्टेटमेंट है कि यह कहना ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य होगा
कि मध्यकालीन शिक्षा पद्धति नेतृत्व के गुणों का विकास करने में विफल हुई, अतः वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए असाधारण व्यक्तियों की सुरक्षा की मांग और पूर्ति नहीं कर सकी। ऐसा डॉक्टर यूसुफ हुसैन कहते हैं। कौन? डॉक्टर यूसुफ हुसैन कहते हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध और उनके स्तर के संबंध में यह किस विद्वान का स्टेटमेंट है कि सामान्य समाज में गुरुजनों का आदर होता था, छात्र उनके प्रति विनम्र एवं भक्तिपूर्ण होते थे, अध्यापक की विद्वता उच्च श्रेणी की थी, उनको समाज में उच्च स्थान प्राप्त था जबकि वेतन बहुत कम मिलता था, फिर भी अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में आत्मीयता देखने को मिलती है। ये जो बात है वो आपके एस.एम. जाफर ने कही है। एस.एम. जाफर ने कही है। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम कालीन शिक्षा विदुषी नहीं थी? कौन नहीं थी? सगुफ्ता बेगम नहीं थी। वुड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ? ये आपका 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो इसने सन 1935 में प्रस्तुत की थी। राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित हैं? ये आपकी उच्च शिक्षा से रिलेट करती हैं। भारत में बनारस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? भारत में बनारस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। किसने? जोनाथन डंकन ने की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, किसने की थी? ये आपके लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। विलियम बेंटिंग ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? ये 1835 में घोषित की गई। लॉर्ड मैकाले को भारत कब भेजा गया था? 1834 में लॉर्ड मैकाले को भारत भेजा गया था। शिक्षा नीति 1954 की घोषणा किसने की थी? चार्ल्स वुड ने की थी। ठीक है, शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार किया था? चार्ल्स वुड ने तैयार किया था। सन 1902 में भारत में कुल 5 विश्वविद्यालय थे। 1902 में भारत में कुल 5 विश्वविद्यालय थे। हंटर कमीशन ने शिक्षा के माध्यम के बारे में क्या सुझाव दिया था? तो हंटर कमीशन ने शिक्षा के माध्यम के बारे में तो लगभग कोई सुझाव नहीं दिया था। हंटर कमीशन की स्थापना किस सन में हुई थी? सन 1882 में। हंटर आयोग हमारा 1882 में आया। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया था? 1905 में। कब पारित किया था? 1905 में। भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो यहाँ पे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। विश्वविद्यालयों में विद्वता परिषदों के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया? यहाँ पे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया। किसने दिया? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। 1936-37 में हमारे देश में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो लगभग 17 विश्वविद्यालय थे। 1936-37 में हमारे देश में कितने महाविद्यालय थे? तो ये लगभग 366 महाविद्यालय थे। वर्धा शिक्षा सम्मेलन आपका 1937 में हुआ। वर्धा शिक्षा सम्मेलन आपका 1937 में हुआ। एंड जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1938 में। जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा संबंधी रिपोर्ट 1938 में प्रस्तुत की थी। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का सुझाव आचार्य नरेंद्र देव समिति प्रथम ने दिया था। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का सुझाव जो है आचार्य नरेंद्र देव समिति प्रथम ने दिया था। सार्जेंट योजना कितने वर्ष की योजना थी? सार्जेंट योजना 40 वर्ष की योजना थी। कितने वर्ष की? 40 वर्ष की योजना थी। प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए भारत के विद्वान निवासियों के उत्साहवर्धन एवं साहित्य के पुनरुत्थान और विकास के लिए तथा ब्रिटिश भारत की सीमाओं के अंदर निवास करने वालों में विज्ञान संबंधी ज्ञान के प्रारंभ और प्रवर्धन हेतु पृथक से व्यय किए जाते हैं। ये उक्त विचार किस चार्टर के हैं? तो ये जो विचार हैं वो आपके 1813 के चार्टर के हैं। भारत में प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद का मूल कारण क्या था? 1813 के चार्टर की धारा 43 ये उसका मूल विवाद था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 नंबर क्वेश्चन, 1835 नहीं। देखिए, मैकाले भारत में किस रूप में आया था? जो मैकाले था वह 1834 की गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के प्रथम विधि सदस्य के रूप में भारत आया था। कौन? लॉर्ड मैकाले। मैकाले ने अपने विवरण पत्र यानी कि मैकालेज मिनट को कब और किसे सौंपा? तो इसने 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड बेंटिंग को सौंपा। ठीक है, 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड बेंटिंग को सौंपा। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में किसकी व्याख्या की? तो इसने 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या
की थी? ऑप्शन जो सी है यहाँ पे वो राइट हो जाता है। चार्ल्स ग्रांट ने कौन सी शिक्षा योजना भारतीयों के लिए प्रस्तुत की थी? तो चार्ल्स ग्रांट ने जो है पंचसूत्री योजना भारतीयों के लिए प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट वन इज चार्ल्स ग्रांट की योजना का पहला सूत्र क्या था? चार्ल्स ग्रांट की योजना का जो पहला सूत्र था वो था भारत में विद्यालयों की स्थापना करना। भारत में विद्यालयों की स्थापना करना चार्ल्स ग्रांट की योजना का पहला सूत्र था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 इज वॉरेन हेस्टिंग्स ने कब कलकत्ता मदरसे की स्थापना की? वह भारत का कौन सा गवर्नर था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वह उसने सन 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना का श्रेय जेनाथन डंकन को जाता है। कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वह लॉर्ड मिंटो ने की थी। कब की थी? सन 1800 में की थी। ठीक है, सन 1800 में की थी। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब और किसने करवाई? पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1821 में एल्फिंस्टन ने की। एल्फिंस्टन ने की। ठीक है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के समान रखता है। ये स्टेटमेंट लॉर्ड मैकाले का है जिसने हमारे भारतीय साहित्य का उपहास उड़ाया था। लॉर्ड मैकाले के 1835 के विवरण पत्र का क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था भारत में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का प्रचार करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 इस मैकाले द्वारा प्रस्तुत शिक्षा प्रसार की योजना को भारतीय शिक्षा इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो वह आपका अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का अर्थ होता है उच्च वर्ग से शिक्षा का छन छन करके निम्न वर्ग तक पहुंचना। किस गवर्नर जनरल ने अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत को शिक्षा की सरकारी नीति के रूप में स्वीकार किया? वो आपका लॉर्ड ऑकलैंड था। लॉर्ड ऑकलैंड था। ठीक है। सरकार के प्रयास समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा के प्रचार तक सीमित रहने चाहिए। जिनके पास अध्ययन के लिए आकाश है और जिनकी संस्कृति छनकर जन साधारण तक पहुंचेगी। यह कथन किसका है? यह कथन लॉर्ड ऑकलैंड का है। लॉर्ड ऑकलैंड का है। वुड का घोषणा पत्र वुड्स डिस्पैच कब आया? यह आपका सन 1854 में आया। वुड्स डिस्पैच 1854 में आया। ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है चार्ल्स वुड कौन था? चार्ल्स वुड आपका ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। ठीक है। चार्ल्स वुड आपका ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 इज वुड के घोषणा में शिक्षा के माध्यम के संबंध में क्या प्रावधान थे? शिक्षा के माध्यम के बारे में वो कहता था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और देशी भाषाएं दोनों होनी चाहिए। वुड के घोषणा पत्र के अनुसार भारत में शिक्षा का उद्देश्य था शिक्षा के द्वारा ऐसे व्यक्ति तैयार किए जाएं जो ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग पदों पर काम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 154 कहता है निम्न में से कौन सी सिफारिश वुड घोषणा पत्र में नहीं की गई? कौन सी सिफारिश नहीं की गई थी? देखिए, प्रत्येक प्रांत में अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किए जाएं, ये तो सिफारिश की गई थी। छात्राध्यापकों को छात्रवृत्तियां और शिक्षकों को अधिक वेतन दिया जाए, ये भी बात सही है। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, ये सिफारिश नहीं की गई थी। सरकारी नौकरियों में शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये भी सिफारिश की गई थी। ऑप्शन इसमें जो सी है वो राइट हो जाएगा। वुड के घोषणा पत्र के संबंध में यह किस विद्वान का विचार है कि वुड का आदेश पत्र भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाअधिकार पत्र है? ये HR जेम्स का स्टेटमेंट है। किसका? HR जेम्स का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 156 कहता है वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास इसी ने किया था। ये बात किसने कही है? ये बात डॉक्टर AN बसु ने कही है। वुड का घोषणा पत्र भारत के कल्याण के लिए बुद्धिमत्ता का विकास करने वाली नीति का निर्धारक था। ये बात किसने कही है? ये सर फिलिप हर्टाग समित ने कही है। सर फिलिप हर्टाग ने ये बात कही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158 कहता है वुड घोषणा पत्र में संपूर्ण भारत की शिक्षा के लिए एक इतनी व्यापक और विस्तृत योजना प्रस्तुत की गई थी जिसे स्थानीय और केंद्रीय सरकार द्वारा कदापि प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। ये बात किसने कही है? ये आपके लॉर्ड डलहौजी ने कही है। स्टेटमेंट किसका है? लॉर्ड डलहौजी का स्टेटमेंट है।
क्वेश्चन इज 1854 के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वोत्कृष्ट स्थान है। जो कुछ भी इसके पूर्व हुआ वह इसकी ओर संकेत करता है और जो कुछ इसके बाद हुआ इससे ही निकला है, ऐसा कहने वाले HR जेम्स हैं। कौन HR जेम्स हैं? प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हंटर आयोग भी कहते हैं। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि जो हंटर आयोग है उसको विशेष रूप से शिक्षा के किस स्तर तक कार्य करना था? उसको शिक्षा के प्राथमिक स्तर तक काम करना था। हंटर आयोग की सिफारिश में प्राथमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया गया है? इसमें उद्देश्य ये बताया गया है कि जनसाधारण में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। ठीक है। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या बताया? हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का माध्यम आपका बताया अंग्रेजी और भारतीय दोनों ही प्रकार की भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बताया था। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मन स्कूल खोलने का सुझाव किसने दिया? हंटर आयोग ने दिया। किसने दिया? हंटर आयोग ने दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हंटर आयोग के सुझाव भारतीय शिक्षा की प्रगति और विकास के लिए सर्वथा सराहनीय है। आज शिक्षा प्रणाली के विषय में जो इतना असंतोष है उसका कारण यह है कि 1882 के आयोग की शिक्षा नीति के आशयों को क्रियान्वित नहीं किया गया। यह किसका विचार है? ये TN सिक्वेरा का विचार है। किसका? TN सिक्वेरा का विचार है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी सन 1887 में हुई। कब हुई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1887 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी सन 1917 में हुई। कब हुई? सन 1917 में हुई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? यह आपकी सन 1920 में हुई थी। किस गवर्नर जनरल ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के कार्य को विशेष प्राथमिकता दी थी? लॉर्ड कर्जन ने विशेष प्राथमिकता दी थी। किसने? लॉर्ड कर्जन ने विशेष प्राथमिकता दी थी। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नामक स्थान पर किसकी स्थापना की थी? ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की थी। शांति निकेतन नामक स्थान पर ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने कब की थी? सन 1901 में की थी। शांति निकेतन ब्रह्मचर्य आश्रम को अब किस नाम से जाना जाता है? विश्व भारती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विश्व भारती के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की मांग किसने की थी? ये आपके चिमनदास, शीतलवाड़ और इब्राहिम रहीमतुल्लाह ने मांग की थी सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की। ठीक है। क्वेश्चन कहता है बड़ौदा नरेश महाराज सियाजी राव गायकवाड़ ने कब अपने पूरे बड़ौदा राज्य में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बना दिया? तो इसने जो है सन 1906 में जो है बड़ौदा राज्य में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बना दिया। सन 1906 की बात है। कब की बात है? 1906 की बात है। आगे बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सा पद सुशोभित नहीं किया है? तो इसने कांग्रेस का ये अध्यक्ष भी रहे हैं, पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राचार्य भी रहे हैं, केंद्रीय धारा सदस्य भी रहे हैं, लेकिन केंद्रीय धारा सभा के शिक्षा मंत्री का जो है ये पद सुशोभित नहीं किया, यानी कि यहाँ तक ये नहीं पहुँचे हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट कहता है गोपाल कृष्ण गोखले इंपोरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि केंद्रीय धारा सभा में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए कब प्रस्ताव रखा? तो इन्होंने 19 मार्च 1910 में अपना प्रस्ताव रखा था। ठीक है, 19 मार्च 1910 में इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था। आगे बढ़ते हैं। गोखले जी ने अपने विधेयक में प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रस्तावित आयु क्या रखी थी? तो इन्होंने प्रस्तावित आयु अपनी 6 से 10 वर्ष तक रखी थी। क्या गोखले का विधेयक यानी कि जो बिल है केंद्रीय धारा सभा में स्वीकृत हुआ? तो 13 के मुकाबले 38 मतों से अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 179। शैडलर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में कौन सुझाव नहीं दिया? तो इंटर शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही छात्रों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जाए, ये सुझाव तो इन्होंने दिया था। माध्यमिक शिक्षा में माध्यमिक कक्षाओं में सभी विषय भारतीय भाषाओं में पढ़ाए जाएं, ये सुझाव नहीं दिया था। माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए, ये भी सुझाव दिया था। ये सभी सुझाव नहीं दिए थे, बस ये ऑप्शन नंबर जो बी है ये सुझाव नहीं दिया था। पहला और तीसरा तो दिया था। सैडलर कमीशन ने
विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में कौन सुझाव दिया? तो इन्होंने सुझाव दिया था उपकुलपति का पद वैतनिक होना चाहिए, डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष कर दी जाए एंड प्रत्येक विश्वविद्यालय में स्टूडेंट वेलफेयर बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी रहेगा वो आपका राइट रहेगा। हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 181 कहता है भारत में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क होना चाहिए। इसके लिए सबसे सर्वप्रथम सार्थक प्रयास किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। हर्टाग समिति यानी कि हर्टाग कमेटी किस कमीशन की सहायक समिति थी? तो ये आपकी साइमन कमीशन की सहायक समिति थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 183 कहता है हर्टाग समिति का अध्यक्ष कौन था? हर्टाग समिति का जो अध्यक्ष था वह आपका सर फिलिप हर्टाग थे। कौन? सर फिलिप हर्टाग जो थे ये हर्टाग समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नेक्स्ट 184 हर्टाग समिति ने निम्न में से कौन सा सुझाव दिया है? तो उन्होंने सुझाव दिया शिक्षा के क्षेत्र में हुआ प्रसार गुणात्मक न होकर संख्यात्मक है, ये सुझाव दिया। शिक्षा के लिए अधिक धन के साथ साथ सुस्पष्ट नीति की भी आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों में रोजगार कार्यालय स्थापित किए जाने चाहिए जो स्नातकों को योग्यतानुरूप नौकरी पाने में सहायता करता है। ये सभी सुझाव दिए गए। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस सन में हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है आपका वो 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में हुआ था। ठीक है, 1857 की क्रांति के पश्चात भारत की साम्राज्ञी कौन बनी थी? रानी एलिजाबेथ बनी थी। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम हंटर जो है भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के नाम पर ही इनको हंटर आयोग भी कहा जाता है। सन 1880 में भारत का गवर्नर जनरल किसे मनोनीत किया गया था? लॉर्ड रिपन को 1880 में भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। हंटर आयोग में कितने सदस्य भारतीय थे? तो इसमें आपके 7 सदस्य भारतीय थे। कितने? 7 सदस्य भारतीय थे। सन 1905 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस संस्था की स्थापना की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है शांति निकेतन की स्थापना की थी। शांति निकेतन की स्थापना किस सन में हुई थी? ये आपकी 1901 में हुई थी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस डबल हैं मुझे लगता है। वर्तमान में शांति निकेतन को किस नाम से जाना जाता है? विश्व भारती के नाम से। जी हाँ, डबल है क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 194 कहता है किस महाराज ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बना दिया था? सियाजी राय गायकवाड़ ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बना दिया था। भारत सरकार को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील बनाने का प्रयास किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। हर्टाग समिति की स्थापना किस सन में हुई थी? 1929 में हर्टाग समिति की स्थापना हुई थी। सार्जेंट योजना कब लागू हुई? सार्जेंट योजना आपकी 1944 में लागू हुई थी। संविधान के किस अनुच्छेद में मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है? वो आपका जो अनुच्छेद है 350A है। कौन सा अनुच्छेद है? 350A है। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अध्यक्ष कौन थे? ये आपके डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, इसलिए इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियर आयोग भी कहते हैं। और यहाँ तक हमारे 200 यानी कि 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, अभी 200 और बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 201 कहता है कोठारी आयोग का गठन किस सन में हुआ था? कोठारी आयोग का गठन आपका 1964-66 में हुआ था। शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? शिक्षा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। कितनी बार क्वेश्चन आया है ये वैदिक काल वाला। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 204 कहता है कि शाहजहां ने किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराजे हिंद कहा था? जौनपुर को। फिर वही क्वेश्चन हैं, बहुत क्वेश्चन रिपीटेड हैं इसमें, तो कोई बात नहीं है। भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरियाँ आई थी? तो सर्वप्रथम पुर्तगाली ईसाई मिशनरियाँ आई थी। भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। लॉर्ड मैकाले को भारत कब भेजा गया था? 1834 में लॉर्ड मैकाले को भारत भेजा गया था। भारत में आधुनिक शिक्षक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में आधुनिक शिक्षक शिक्षा की शुरुआत करने वाले आपके ईसाई मिशनरी थे। मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा में सुधार एवं पुनर्संगठन के लिए सुझाव देने थे, इनमें से कौन सम्मिलित था? तो इसमें आपका माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन और पाठ्यक्रम सम्मिलित था।
प्राथमिक बेसिक शिक्षा से इसका संबंध था और विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में भी पारस्परिक संबंध था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का कौन सा दोष बताया था? तो इसमें क्या दोष बताया था? माध्यमिक शिक्षा केवल अव्यवहारिक और पुस्तकीय है, उसका जीवन से कोई संबंध नहीं है, ये कमी बताई थी। माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी भाषा की प्रभुत्व है, एक ये कमी बताई गई। परीक्षा प्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण है, ये भी कमी बताई गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें डी है वो राइट हो जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या बताया? प्रमुख उद्देश्य इसने बताया था जनतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। क्या बताया था? जनतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा के माध्यम के संबंध में क्या कहा? उसने कहा शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए, मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 25 अगस्त 1949 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। माध्यमिक शिक्षा आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? ये आपका डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित किया गया, इसीलिए इसको मुदालियर आयोग कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए कैसे पाठ्यक्रम की बात कही? तो उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम का सामाजिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन और विविधता होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में जिन विषयों को स्थान दिया जाए वे एक दूसरे से रिलेट करते हों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अध्यापकों के विषय में कौन सी संस्तुति नहीं की है? तो उन्होंने कहा है कि समान योग्यता और समान योग्यता वाले, यानी कि सबका सम्मान बराबर होना चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं में केवल महिलाओं की नियुक्ति की जाए, लघु गहन पाठ्यक्रम चलाए जाएं, ये सभी संस्तुतियां उन्होंने दी, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है आपका ये संस्तुति नहीं दी गई। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ट्यूशन की सुविधा दी जाए। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। शिक्षा आयोग 1964-66 की नियुक्ति कब की गई थी? ये आपकी 14 जुलाई 1964 को की गई थी। कब? 14 जुलाई 1964 को की गई थी। शिक्षा आयोग 1964-66 किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया? इसके अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। शिक्षा आयोग 1964-66 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका जो दूसरा नाम है वो कोठारी कमीशन है। शिक्षा आयोग 1964-66 में अध्यक्ष, सदस्य और सह सचिव क्रमशः कौन कौन थे? तो इसमें आपका श्री जेपी नायक और मी जे मैकडूगल थे। कौन? इसके अध्यक्ष सदस्य आपके जेपी नायक और सह सचिव इसके मी जे मैकडूगल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे वो आपका राइट हो रहा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 223 कहता है शिक्षा आयोग 1964-66 में अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब प्रस्तुत किया? जून 1966 में प्रस्तुत किया। कोठारी कमीशन ने शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या बताए थे? कोठारी कमीशन ने शिक्षा का उद्देश्य बताया शिक्षा से राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए और सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़नी चाहिए, आधुनिकीकरण की गति में तेजी आनी चाहिए, सामाजिक नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो, ये सभी शिक्षा के उद्देश्य बताए गए। ठीक है, कोठारी कमीशन के द्वारा। कोठारी आयोग ने कितने वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का सुझाव दिया था? कोठारी आयोग ने 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का सुझाव दिया था। वर्धा शिक्षा योजना में पाठ्यक्रम निर्माण कार्य किसकी अध्यक्षता वाली समिति को सौंपा गया? यह आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति की अध्यक्षता वाली समिति को सौंपा गया। बेसिक शिक्षा की विशेषता थी संपूर्ण ज्ञान को इकाई मानना, शिक्षा का केंद्र आधारभूत शिल्प होना, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, ये सभी बेसिक शिक्षा की विशेषता थी, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें वो आपका राइट हो जाता है। निम्न में से बेसिक शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत कौन सा नहीं था? बेसिक शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत था शिक्षा में निर्भरता का सिद्धांत होना, शिक्षा का बाल केंद्रित होने का सिद्धांत, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सिद्धांत, हस्त कौशलों का शिक्षा का केंद्र मानना। देखिए बेसिक शिक्षा में जो सब केंद्र माना गया था वो हस्त कौशल को माना गया था, बालक को नहीं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें जो ए है वो राइट हो जाएगा, ये इसका आधारभूत सिद्धांत नहीं था। क्वेश्चन कहता है 229 कहता है स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा है? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग आपका विश्वविद्यालय शिक्षा
आयोग है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है। एंड किसकी सिफारिश पर भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी? तो इसमें केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिश भी थी और अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद की सिफारिश भी थी। ठीक है, तो इनकी सिफारिश पर भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा। अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चालू करने का सुझाव किसने दिया? ये आपके कोठारी कमीशन ने दिया था। कोठारी आयोग किससे संबंधित था? कोठारी आयोग आपका जो है वो उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से और प्राथमिक शिक्षा से, इन सभी से संबंधित है, यानी कि कोठारी आयोग ने इन सब की बात की है। 10+2+3 की शैक्षिक संरचना का सुझाव प्रथम बार किसने दिया? सर कोठारी आयोग ने दिया था। प्रौढ़ शिक्षा का षष्ठमुखी कार्यक्रम दिया था किसने? मुदालियर आयोग ने। किसने दिया था? मुदालियर आयोग ने दिया था। ज्ञान के समस्त क्षेत्रों में होने वाली तीव्र गति और शिक्षा के सिद्धांतों एवं प्रयोगों में होने वाले निरंतर विकास के कारण शिक्षण व्यवस्था में सेवाकालीन शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। सेवाकालीन शिक्षा या प्रशिक्षण से संबंधित यह विचार किसका है? यह विचार कोठारी कमीशन का है। किसका है? कोठारी कमीशन का है। ऑप्शन इसमें आपका सी राइट हो जाता है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? यह आपका 1937 में हुआ था। जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा संबंधी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? ये उन्होंने 1938 में प्रस्तुत की थी। वर्धा शिक्षा योजना किसकी योजना है? ये गांधी जी की योजना है। वर्धा शिक्षा योजना गांधी जी की योजना है। मारवाड़ी हाई स्कूल का वर्तमान में क्या नाम है? तो मारवाड़ी हाई स्कूल का वर्तमान में जो नाम है वो नवभारत स्कूल है। बेसिक शिक्षा की अवधि क्या है? बेसिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष है। बेसिक शिक्षा में जो बल दिया गया है वो दिया गया है बालक पर, शिक्षक पर, बेसिक क्राफ्ट पर। तो इसमें जो बल दिया गया है वो बालक और बेसिक क्राफ्ट पर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या है? तो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए। ये सुझाव किसका था? ये सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का था। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा संरचना का क्या सुझाव दिया? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा संरचना का सुझाव 11+3 का दिया। किसका दिया? 11+3 का दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना जो है वह 14 सितंबर 1917 को हुई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 14 सितंबर 1917 को हुई थी। कोठारी आयोग ने शिक्षा में स्नातकोत्तर यानी कि एमएड पाठ्यक्रम की अवधि के बारे में क्या सुझाव दिया था? तो इन्होंने 1.5 वर्ष का सुझाव दिया था। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग ने किन कार्यक्रमों को स्थान दिया? तो इन्होंने निरक्षरता उन्मूलन, अनवरत योजना, पत्राचार पाठ्यक्रम, इन सभी कार्यक्रमों को स्थान दिया, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो आपका राइट हो जाता है। शिक्षा आयोग में कितने देशों के विशेषज्ञ सम्मिलित थे? शिक्षा आयोग में आपके 6 देशों के जो विशेषज्ञ थे वो सम्मिलित थे। मिस्टर मुदालियर मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति कुलपति थे। बात सही है क्या? हाँ जी सही है। शिक्षा आयोग 1964-66 ने शिक्षा के ढांचे का जो सुझाव दिया था वो था आपका 10+2+3। क्या था? 10+2+3, जैसा कि आजकल के NEP 2020 में हमारा 5+3+3+4 है। ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ था वह आपका 4 नवंबर 1948 को हुआ था। बहुउद्देशीय विद्यालयों का क्या सुझाव था? बहुउद्देशीय विद्यालयों का को सुझाव दिया था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। बहुउद्देशीय विद्यालयों को किसने सुझाव दिया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 14 जुलाई 1964 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है जिन छात्रों ने पर्याप्त शिक्षण अनुभव प्राप्त कर लिया हो उन्हें ही एमएड की कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए। यह सुझाव किसने दिया? यह सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष आपके सर विलियम हंटर थे। कौन? सर विलियम हंटर थे। हंटर कमीशन भारत में कब गठित हुआ? तो हंटर कमीशन भारत में आपका 1882 में गठित हुआ। कब? 1882 में। माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए। ये सुझाव किसका है? यह सुझाव कोठारी आयोग का है। छात्रों में सभी प्रकार के लाभ को देखते हुए इस बात को महत्व देते हैं कि देश में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप एक सा होना चाहिए। यह विचार किसका है? यह विचार कोठारी आयोग का है। किसका है? कोठारी आयोग का है।
क्वेश्चन नंबर 261 कहता है माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष आपके आचार्य नरेंद्र देव थे। माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति की किस समिति को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका जो दूसरा नाम है वो है आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय। क्या है? आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय। एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों के पुनरीक्षण के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एनसीईटी के अध्यक्ष की हैसियत से किसकी अध्यक्षता में एक समिति 1977 में गठित की थी? तो उसके अध्यक्ष श्री ईश्वर भाई जी पटेल थे। श्री ईश्वर भाई जे पटेल थे। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज आचार्य राममूर्ति समिति। आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति कब गठित की गई? ये आपकी सन 1990 में गठित की गई थी। स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ कम करने के तरीके सुझाने के लिए कब और कौन सी समिति गठित की गई थी? तो वो आपकी प्रोफेसर यशपाल समिति 1992-93 थी। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो सी है इसमें बा है वो राइट हो जाता है। भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किसके सुझाव पर की थी? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कोठारी आयोग के सुझाव पर किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधारभूत सिद्धांतों में प्रथम सिद्धांत जो स्थापित किया गया वह अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का था। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के ऊपर किए जाने वाले खर्च को बढ़ा करके यथाशीघ्र राष्ट्रीय आय के कितने प्रतिशत के बराबर लाने का प्रस्ताव किया गया था? तो उसको राष्ट्रीय आय का 6% जो है बराबर लाने का प्रस्ताव किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधारभूत सिद्धांतों में अंतिम सिद्धांत स्थापित किया गया शैक्षिक ढांचा। अंतिम सिद्धांत आपका जो स्थापित किया गया वह शैक्षिक ढांचा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 लागू होने के बाद देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आया? वो महत्वपूर्ण परिवर्तन था नंबर 1 तो सभी स्तरों पर शैक्षिक सुविधाओं का विकास हुआ। पूरे देश में 10+2+3 की शिक्षा स्वीकार कर ली गई। विज्ञान और गणित को अनिवार्य विषय बना दिया गया। ये सभी इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आए थे। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कितने वर्षों में प्राप्त करने की घोषणा की गई थी? तो इसमें यह 10 वर्षों में प्राप्त करने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस शैक्षिक संरचना को स्वीकार किया गया? वो आपकी 10+2+3 शैक्षिक संरचना थी जिसको स्वीकार किया गया। 10+2+3 शिक्षा संरचना सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई थी? तो यह आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में घोषित की गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट वन। ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 का मसौदा प्रारूप किस पार्टी की सत्ता में तैयार किया गया? तो यह आपका जनता पार्टी की सत्ता में तैयार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में कितने शीर्षकों के अंतर्गत शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लिपिबद्ध किया गया था? तो इसमें 23 शीर्षकों को 23 जो टाइटल्स थे उनके अंतर्गत शिक्षा को राष्ट्रीय नीति को लिपिबद्ध किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 276 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 276 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लोगों को रखा गया था? तो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत जो है वो आपके 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को रखा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्राथमिक शिक्षा को किस क्रम में रखा गया? तो प्राथमिक शिक्षा को प्रथम जो है क्रम में रखा गया, सीक्वेंस में सबसे ऊपर रखा गया। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 के मसौदे को भारतीय संसद की स्वीकृति प्राप्त क्यों नहीं हो सकी? तो इसमें क्योंकि जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी इसलिए जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 279 इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कुल कितने खंडों में बांटा गया है? तो इसको 12 खंडों में बांटा गया है। नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई? तो ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? तो इसको सन 1995 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। नवोदय विद्यालय विशेषतः किसी क्षेत्र के बच्चों के लिए खोले गए थे, वो आपका ग्रामीण बच्चे थे जिनके लिए खोले गए थे।
नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण और शहरी बच्चों का क्या अनुपात रहता है? नवोदय विद्यालय में जो ग्रामीण बच्चे होते हैं वो लगभग 75% होते हैं, जो शहरी बच्चे होते हैं लगभग 25% होते हैं, 75-25 का अनुपात रहता है। नवोदय विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है वो आपकी कक्षा 6 से 12 तक दी जाती है, कक्षा 6 से 12 तक दी जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा एकता के लिए दिया गया मुख्य सुझाव था संपर्क में भाषा को बढ़ावा दिया जाए, कार्य और बहुभाषा भाषी कोशों की शब्दावली को भी प्रोत्साहित किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज में निम्न में से कौन सी बात कही गई थी? तो बात यह थी कि आज शिक्षा स्थिर नहीं है, यह परिवर्तनशील है। आज शिक्षा स्थिर नहीं है, यह परिवर्तनशील है। शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए महाविद्यालयों के शिक्षा विभागों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षा संकायों को कॉलेज ऑफ एजुकेशन के रूप में विकसित किया जाए, यह विचार आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का है। पर्यावरण शिक्षा को किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा के 10 घटकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया? वो है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को निम्न में से किस संस्तुति को क्रियान्वित नहीं किया जा सका? वो था आपका भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करना। इस जो है कॉन्सेप्ट को इसमें व्यवहार में नहीं लाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए? 1990 में इसमें सुधार प्रस्तुत किए गए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 291 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर अमल के कार्यक्रम की समीक्षा निम्न में से किस समिति ने नहीं की है? यशपाल समिति ने नहीं की है। सन 1992 में किसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप पेश किया गया, वह आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, जिसका जो संशोधित स्वरूप था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के नाम से आया। और फिर आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया? उसमें आपके 23 खंड थे। कितने? 23 खंडों में उसको बांटा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति का जो गठन है वह 1990 मई 1990 में समिति का गठन किया गया। आचार्य राममूर्ति समिति ने निम्न में से किसकी सिफारिश नहीं की है? तो उसने नवोदय विद्यालय न खोलने की भी सिफारिश की है, विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केंद्रों की भी स्थापना हो, इसकी भी सिफारिश नहीं की है ना, इसकी भी सिफारिश की है। एंड पड़ोस में स्कूलों की स्थापना हो, इसकी भी सिफारिश की है। पत्राचार द्वारा अध्यापक शिक्षा हो, इसकी सिफारिश उसने नहीं की है। ठीक है, बाकी ये जो तीनों हैं इनकी सिफारिश की है। आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन 26 दिसंबर 1990 को प्रस्तुत किया था। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय से तात्पर्य होता है प्राथमिक शिक्षा को पूरी किए बिना ही बालकों को प्राथमिक स्कूल से हटा लेना शिक्षा में अपव्यय कहलाता है। प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन से क्या तात्पर्य है? प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन का मतलब होता है बालक बालिका को एक ही कक्षा में एक ही वर्ष से अधिक रखने का मतलब अवरोधन होता है। 299 नंबर क्वेश्चन कहता है अपव्यय का मूल कारण क्या है? अपव्यय का मूल कारण है अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागृति का अभाव होना। कोठारी आयोग के अनुसार भारत की प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय का प्रतिशत कितना है? 60% है। कितना? 60% है। 300 क्वेश्चंस पूरे हुए। एंड अब हम क्वेश्चन नंबर 301 की बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9628182649। हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें हम आपको जो हमारा कंटेंट है जिसको हम खुद तैयार करते हैं, ठीक है, उसमें हमारा सब्जेक्टिव कंटेंट है। सब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव में अच्छा करने के लिए आपको सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ही शॉर्ट तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, आपको फुल ऑब्जेक्टिव कंटेंट मिलेगा चैप्टर वाइज जो हमने अपने तैयार किए हैं। सब्जेक्टिव कंटेंट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव कंटेंट मिलेगा, और उसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ वन लीनियर, यानी कि एक लाइन में आपके 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वन लीनियर हो गया। आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो मार्केट में आपका जो जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो नया कंटेंट मार्केट में आया है ऑब्जेक्टिव टाइप, चाहे वो आपका इजी नोट्स का आया हो या गोल्ड सीरीज का आया हो या पवन का आया हो, ये तीनों ही आपको हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं। ठीक है, तो ये फुल कंटेंट लेने के लिए आप हमें जो नंबर दिया गया है वहाँ मैसेज कीजिए। उसमें हम आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वन लीनियर, प्रीवियस ईयर
एंड जो मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक ये जो आए हैं मार्केट में, इनकी भी कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है, इसलिए ताकि आपको एक जगह पैसा इन्वेस्ट करने के बाद दूसरी जगह आपको पैसा खर्च ना करना पड़े, एक जगह से सारा कंटेंट मिल जाए। ठीक है, तो जो नंबर हमने बताया है वहाँ आप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बीएड 4th सेमेस्टर आपका लास्ट टाइम है, बहुत बेस्ट करना चाहते हैं तो फटाफट मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन जरूर ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड जो ठीक है 9628182649 प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम संबंधी सिफारिशें कौन कौन सी थी? तो इसमें पाठ्यक्रम से संबंधित सिफारिशें थी, एक तो पाठ्यक्रम राष्ट्रव्यापी होना चाहिए, पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए, पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति को भी स्थान मिलना चाहिए। ये सभी उसमें जो है संस्तुतियाँ की गई थी, ये सभी सिफारिशें की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का अभिप्राय क्या है? प्राथमिक शिक्षा का अभिप्राय है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की शिक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। प्राथमिक शिक्षा का संबंध किसी एक जाति या धर्म से नहीं बल्कि देश की संपूर्ण जनता के साथ है। यह किस विद्वान का स्टेटमेंट है? यह आपके के.जी. सैयदेन का स्टेटमेंट है, के.जी. सैयदेन का स्टेटमेंट है। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण बीटीसी का पूरा नाम क्या है? बीटीसी का पूरा नाम है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। भारत में प्राथमिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स थॉमसन को भारत में प्राथमिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। भारत में माध्यमिक शिक्षा का शुभारंभ जो है वो यूरोपीय मिशनरियों ने किया था। भारत में माध्यमिक शिक्षा का शुभारंभ यूरोपीय मिशनरियों ने किया था। भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया? यह आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो माध्यमिक शिक्षा को। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 309 मिलता है हमको। क्वेश्चन कहता है कि माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ और समाप्ति कब होती है? माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा के साथ प्रारंभ होता है और समाप्ति उच्च शिक्षा के पूर्व होती है। माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ प्राथमिक शिक्षा के साथ कैसे हो सकता है? माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति पर होता है और समाप्ति उच्च शिक्षा के बाद होता है। मुझे लगता है ये ऑप्शन सही है। माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति पर होता है और समाप्ति उच्च शिक्षा के पूर्व होती है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए माध्यमिक शिक्षा शुरू कब होगी? जब हमारी प्राथमिक शिक्षा समाप्त हो जाएगी, और माध्यमिक शिक्षा समाप्त कब होगी? जब उच्च शिक्षा शुरू होगी। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन है। हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। किसने कहा? ये बात राधाकृष्णन आयोग ने कही है। वर्तमान माध्यमिक शिक्षा क्या उद्देश्य हैं? क्या उद्देश्य हैं? अस्पष्ट हैं। कैसे उद्देश्य हैं? अस्पष्ट उद्देश्य हैं। छात्रों के सभी प्रकार के लाभ को देखते हुए हम इस बात पर महत्व देते हैं कि देश में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप एक सा होना चाहिए। ये किसने कहा है? ये शिक्षा आयोग ने कहा है। माध्यमिक शिक्षा की एक ऐसी कड़ी है जो प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा को मजबूती के साथ एक कड़ी में बांधती है। ये बात आपके एस.एन. मुखर्जी ने कही है। किसने कही है? एस.एन. मुखर्जी ने कही है। माध्यमिक शिक्षा को शिक्षा की सबसे कमज़ोर कड़ी कहे जाने का कारण क्या है? उसके पीछे कारण है एक तो उद्देश्य विहीन शिक्षा होना, जनसाधारण का माध्यमिक शिक्षा के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण का भी कारण है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम का भी एक कारण है। तो इसलिए उपरोक्त सभी कारण यहाँ पे आपके दिखाई पड़ते हैं। स्वतंत्र भारत में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा आयोग गठित किया था? तो भारत सरकार ने मुदालियर आयोग गठित किया था। भारत सरकार ने मुदालियर आयोग गठित किया था। किसने कहा माध्यमिक शिक्षा व्यक्तियों के जीवन, आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं से संबंधित होना चाहिए? ये बात कहने वाले आपके कोठारी आयोग ने कही है। किसने कही है? कोठारी आयोग ने ये बात कही है। माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं पर किसने कुछ भी नहीं कहा? तो इसमें ऑप्शन आपका कोई भी नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन लाने में किसका सबसे अधिक योगदान रहा है? मुदालियर कमीशन का जो है सबसे अधिक योगदान रहा है। देश प्रेम से संबंधित कौन सी बात माध्यमिक शिक्षा आयोग ने नहीं बताई? देश प्रेम से संबंधित कौन सी बात है जो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने नहीं बताई? वो ये कि
व्यक्ति को योग्यता अनुसार देश की सर्वोत्तम सेवा करनी चाहिए, तो बात बताई गई है। राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत हित का बलिदान भी होना चाहिए। देश की दुर्बलता को स्वीकारने की तत्परता होनी चाहिए, ये भी बात कही गई है। लेकिन वृद्धजनों की सेवा करना, इसमें देश प्रेम से संबंधित इसमें कोई भी बात इसमें इंक्लूड नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग का गठन किस सिफारिश पर किया गया था? तो ये आपका जो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन 20 में आपका राइट हो जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस या फिर किन बिंदुओं के संदर्भ में उपाय सुझाने का काम किया गया था? तो इसमें जो है माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य और विषय वस्तु, क्या इन बिंदुओं के संदर्भ में उपाय सुझाने का काम किया गया था, या फिर इसका प्राथमिक, बेसिक और उच्च शिक्षा से संबंध था, या फिर विभिन्न प्रकार के माध्यमिक स्कूलों में परस्पर संबंध और समस्याएं थी, या फिर उपरोक्त सभी बिंदुओं पर उपाय सुझाने का काम किया गया था? राइट ऑप्शन इसमें आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे उपरोक्त जो है सभी बिंदुओं पर उपाय सुझाने का काम किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप जो है तकनीकी भी होनी चाहिए, व्यावसायिक होना चाहिए, परंपरागत होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट हो जाता है। एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है शिक्षा की आधुनिक प्रणाली में किसी भी शिक्षक को उस समय तक कार्य करने की अनुमति प्रदान न की जाए जब तक कि उसके पास तत्संबंधी प्रमाण पत्र ना हो, ये कहा गया था। ये आपका जो है शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1913 में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिस समय अध्यापक सेवा कर रहा होता है उस समय उसकी व्यावसायिक कुशलता बढ़ाने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण कहते हैं। क्या? उसे सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण कहते हैं। सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण में सम्मिलित होता है, इसमें आपका सेमिनार और कार्यशाला आयोजन सम्मिलित होता है, अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण भी शामिल होता है, रिफ्रेशर पाठ्यक्रम में शामिल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे वो आपका राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवस्थाएं हैं। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवस्थाएं जैसे आपका छात्र अध्यापक प्रणाली हो गया, अध्यापक प्रशिक्षण हो गया एंड अध्यापक शिक्षा, ये सभी आपके अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। किसने कहा सिखाए वही जो सीखना कभी बंद ना करे? तो ये बात आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही। बहुत स्टेटमेंट अच्छा है। शिक्षक शिक्षा का गुणात्मक सुधार निर्भर करता है किसका? शिक्षक के स्वभाव पर निर्भर करता है। किस पर? शिक्षक के स्वभाव पर निर्भर करता है। प्रशिक्षित व योग्य अध्यापकों की सहायता के बिना कोई भी शिक्षा व्यवस्था उन्नति नहीं कर सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन पूर्व शिक्षा मंत्री एम छागला का है। ठीक है। ज्ञान के समस्त क्षेत्रों में होने वाले तीव्र गति परिवर्तन और शिक्षा के सिद्धांतों एवं प्रयोगों में होने वाले निरंतर विकास के कारण शिक्षण व्यवसाय में सेवाकालीन प्रशिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है। यह विचार आपका कोठारी आयोग का है। किसका विचार है? कोठारी आयोग का विचार है। आगे बढ़ते हैं। कोठारी कमीशन यानी कि शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। मुदालियर कमीशन जो है वह आपका माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एल.एस. मुदालियर थे। माध्यमिक शिक्षा का जो शुभारंभ है वो यूरोपीय मिशनरियों ने किया था। किसने? यूरोपीय मिशनरियों ने किया था। 336 नंबर क्वेश्चन कहता है राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई? राधाकृष्णन आयोग की जो नियुक्ति है वो आपकी 1948 में हुई। कोठारी आयोग की नियुक्ति कब हुई? कोठारी आयोग की नियुक्ति 1964 में हुई। कोठारी आयोग से संबंधित था, कोठारी आयोग से आपका प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, कोठारी आयोग ने इन सब पर बात की है, इसलिए इन सभी से संबंधित था। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। भारत में प्राथमिक शिक्षा का जो जनक है वो जेम्स थॉमन को कहा जाता है। कितनी बार बताओगे भाई? ठीक है, बहुत क्वेश्चन रिपीट कर दिए हैं। निम्न में से किस समिति ने या आयोग ने अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया? किसने? हरटाग समिति ने। हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। ये कथन किसका है? ये कथन आपका राधाकृष्णन आयोग का है। किसका? राधाकृष्णन आयोग का है। देश में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो देश में सबसे पहले मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाता है। सतत शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं? सतत शिक्षा की विशेषताएं हैं इसमें आपका सतत शिक्षा समाज के सभी वर्गों या घटकों के लिए
है एंड यह सीखने की योग्यता एवं रुचि को बढ़ावा देने का काम करती है। यह अनुकूलन को प्रोत्साहन प्रदान करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो डी है वो आपका राइट हो जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इसकी जो स्थापना है वो 1985 में हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में हुई। शिक्षक शिक्षा की सबसे प्रमुख समस्या है सिद्धांत और व्यवहार में पृथकता होना। सिद्धांत अलग होते हैं, व्यवहार अलग है। शिक्षक प्रशिक्षण की प्रमुख समस्या क्या है? मानवीय पक्ष की अवहेलना करना। शिक्षक शिक्षा का गुणात्मक सुधार डिपेंड करता है शिक्षक की गुणवत्ता पर। किस पर? शिक्षक की गुणवत्ता पर, ठीक है। एंड शिक्षा की आधुनिक प्रणाली में किसी भी शिक्षक को उस समय तक शिक्षण कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए जब तक कि उसके पास तत्संबंधी प्रमाण पत्र न हो। यह कथन किसका है? यह कथन आपका शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1913 का है। शिक्षक सत्यतापूर्वक जब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक कि उसने सीखा नहीं है। वह दीपक तब तक दूसरे दीप की भांति प्रकाश नहीं फैला सकता जब तक कि उसकी बत्ती प्रज्वलित न की जाए। यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो आपका राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। समाज में अध्यापक का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायक है। यह कथन किसका है? यह कथन आपका डॉक्टर राधाकृष्णन का है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। 351 क्वेश्चन कहता है सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था पर जोर किसने दिया था? लॉर्ड स्टैनले ने दिया था। छात्राध्यापक पद्धति का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ? यह आपका प्राचीन काल से प्रारंभ हुआ। कब से? प्राचीन काल से प्रारंभ हुआ, ठीक है। शिक्षकों के लिए क्वेश्चन कहता है शिक्षकों के लिए सर्वप्रथम केंद्रीय प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? तो शिक्षकों के लिए सर्वप्रथम केंद्रीय प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालय की स्थापना सन 1826 में हुई थी। सिखाए वही जो सीखना कभी बंद ना करे, यह कथन टैगोर जी का है। यह विलक्षण बात है कि हमारे विद्यालय 24 और 25 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही उन विषयों के संबंध में सब कुछ सीख लेते हैं जो उनको पढ़ाने होते हैं और उसके बाद उनकी सब भावी शिक्षा अनुभव पर छोड़ दी जाती है। यह कथन राधाकृष्णन का है। किसका स्टेटमेंट है? राधाकृष्णन का स्टेटमेंट है। ज्ञान के समस्त क्षेत्रों में होने वाली तीव्र गति और शिक्षा के सिद्धांतों एवं प्रयोगों में होने वाले निरंतर विकास के कारण शिक्षण व्यवस्था में सेवाकालीन शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। यह विचार भी कोठारी आयोग का है। शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु महाविद्यालय के शिक्षा विभागों एवं महाविद्यालयों के शिक्षा संकायों को कॉलेज ऑफ एजुकेशन के रूप में विकसित किया जाए। यह विचार किसका है? यह विचार आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का है। शिक्षक शिक्षा के सुधार के लिए 1993 में संसद द्वारा स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट हो जाता है। एंड आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 359 कहता है सेवाकालीन शिक्षा का संगठन एवं उसके नियोजन का दायित्व सौंपा जाना चाहिए, खुले विश्वविद्यालयों को सौंपा जाना चाहिए। शिक्षा के व्यावसायीकरण का अर्थ है व्यवसाय से संबंधित शिक्षा देना जिससे बालक आत्मनिर्भर बन सके। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जो स्थापना है वह शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए हुई थी। डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में गठित जो समिति है उसका नाम भावात्मक एकता समिति है। नई शिक्षा प्रणाली में 1986 में राष्ट्रीय एकता के लिए दिए गए मुख्य जो सुझाव हैं वो आपका संपर्क भाषा को बढ़ावा दिया जाए, दूसरी भाषाओं में अनुवाद कार्य और भाषी कोशों की शब्दावली प्रोत्साहित की जाए। यही उसमें जो है मुख्य सुझाव दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान आप सभी को पता है हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह संविधान की धारा में वर्णित है। किसमें? धारा अनुच्छेद 28 में वर्णन है इसका। अनुच्छेद 28 में इसका वर्णन है। क्वेश्चन कहता है धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों की अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होता है। ये बात अनुच्छेद 29 में कही गई है। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है?
ये आपका अनुच्छेद 45 से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 45 से संबंधित है। राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह संविधान के अनुच्छेद 46 से संबंधित है। पब्लिक स्कूलों के विकास से जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्वित के जिस क्षेत्र में आई है, क्रियान्वित होने के जिस क्षेत्र में आई है, नहीं सॉरी क्वेश्चन हुआ, सॉरी इसको देखते हैं। पब्लिक स्कूलों के विकास से जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों को क्रियान्वित करने के क्षेत्र में आई है वह आपकी शैक्षिक अवसरों की समानता है। क्या है? शैक्षिक अवसरों की समानता। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह धारा से संबंधित है। यह आपका धारा अनुच्छेद जो है 343(1) से संबंधित है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। यह बात संविधान की धारा अनुच्छेद 351 में है या उससे संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 351 कहता है संविधान के अनुच्छेद 350(a) में कहा गया है कि मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व केंद्र और राज्य दोनों का है। किसका? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 372 गोपाल कृष्ण गोखले के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील करने के लिए केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अथवा अपना प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने अपना प्रस्ताव 19 मार्च 1910 में प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 373 कहता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस सन में तैयार की गई? ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है ये आपकी सन 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें तैयार की गई। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी आपका जो है वो 1 राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 374 कहता है क्वेश्चन 374 इज राज्य इस संविधान में लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक कि वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ये जो स्टेटमेंट है वो भारतीय संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? ये आपका अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के रूप में कब लागू किया गया? ये आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 356 कहता है प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु सरकार के समक्ष 1911 में एक बिल प्रस्तुत किया गया। यह बिल किसने प्रस्तुत किया था? यह बिल आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्तुत किया था। वर्धा योजना के जन्मदाता कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा करने का उद्देश्य है अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा की गई एंड प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा की गई। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो आपका राइट हो जाता है। एंड हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 379 कहता है अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम किसने प्रयास किया था? तो प्रैक्टिकली जो है सबसे पहले जो प्रयास किया था वो महाराज संभाजी गायकवाड़ ने किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना सन 1953 में हुई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राधाकृष्णन थे। राधाकृष्णन जो कमीशन है वह आपका उच्च शिक्षा से संबंधित है। किससे? उच्च शिक्षा से संबंधित है। किस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे देश में एक योजना बनाई गई है? तो सर्व शिक्षा अभियान को चलाने के लिए पूरे देश में एक योजना बनाई गई है। सर्व शिक्षा अभियान के दूसरे चरण के जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग किया गया उनमें आपका जो है योग्य अध्यापकों की नियुक्ति सम्मिलित है, अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण भी शामिल है एंड अध्यापकों के लिए आवासीय सुविधा भी शामिल है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें डी है वो आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप पेश किया गया? वो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी जो बाद में 1992 हो गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया? 23 खंडों में बांटा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया 7 मई 1990 को। कब किया गया? 7 मई 1990 को। ठीक है। 388 नंबर क्वेश्चन कहता है, हम लास्ट स्टेज पर हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुमोदन कब हुआ? यह आपका 29 जुलाई 2020 को हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। शिक्षा के अधिकार विधेयक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि निःशुल्क और अनिवार्य
प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान भी इसमें दिया गया है। महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले एक समान शिक्षा की बात कब उठाई थी? तो ये बात उन्होंने 1936 में उठाई थी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम को कब लागू किया गया? शिक्षा के अधिकार अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 393 की तरफ। क्वेश्चन कहता है बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें किस आयु वर्ग को रखा गया है? इसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है। गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? इसकी स्थापना का सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सामान्य केंद्रक यानी कि कॉमन कोर में स्थान दिया। किसको स्थान दिया? तो इसमें लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता एंड पर्यावरण का संरक्षण और वैज्ञानिक स्वभाव का विकास, विश्व इतिहास। तो इसमें जो सुझाव दिया गया वो आ और बा इन दोनों को दिया गया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 386 कहता है 10 + 2 + 3 की शिक्षा संरचना में +2 पर मूल रूप से देखिए क्वेश्चन कहता है 10 + 2 + 3 शिक्षा संरचना में +2 पर मूल रूप से कितने वर्ग किए गए हैं? तो इसमें आपके जो हैं 2 वर्ग किए गए हैं। कितने वर्ग किए गए हैं? 2 वर्ग इसमें निर्धारित किए गए हैं। सामान्य स्नातक शिक्षा को 3 वर्षीय क्यों किया गया? युवकों को पूर्ण ज्ञान देने के लिए इसको 3 वर्षीय किया गया। ठीक है, और हम लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं एंड जो आपको बताया गया है कि अगर आप हमारे पेड नोट्स लेना चाहें तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9628182649। बाकी हमारी क्लासेज देखते रहिए, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। ठीक है, चलिए एंड 398 स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई थी 1968 में। यूजीसी का पूरा नाम आप सभी जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन किस आयोग को सौंपा गया? तो ये आपका राममूर्ति आयोग को सौंपा गया। हमने इसमें पूरे 400 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।